नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं। समय हो गया है आपके नए पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां पर हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से, जो पहले ट्विटर था, वहां आप वोट कर सकते हैं। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और आज हम कई विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। जी हां, जनमत में आज पहली खबर की बात जिसमें करेंगे, जनमत में आज खबर की शुरुआत करेंगे उस मुद्दे से जो कि देश के सबसे हाई प्रोफाइल मुद्दे की बात मैं करूंगा, जहां जी हां, देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर उन्हीं की पार्टी की महिला सांसद यानी स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में एफआईआर सामने आई है, जिसमें स्वाति मालीवाल ने बताया है कि कैसे उनके साथ केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव यानी विभव कुमार ने बर्बरता से मारपीट की। विभव कुमार ने उन्हें एक साथ 7 से 8 थप्पड़ मारे। विभव ने मालीवाल को खींचा और उनकी शर्ट ऊपर कर दी। इसके बाद उनकी शर्ट के बटन खुल गए। मालीवाल ने बताया कि खींचे जाने के कारण उनका सर मेज से टकरा गया और वह स्वयं जमीन पर गिर गईं। विभव कुमार ने इसके बाद उनकी छाती समेत पूरे शरीर पर लातें बरसाईं। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि जब उनके साथ मारपीट हुई उस समय उन्होंने विभव कुमार से छोड़ देने की अपील भी की थी, लेकिन विभव नहीं माने और स्वाति को पीटते रहे। स्वाति ने बताया कि इस दौरान उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। स्वाति जब किसी तरह अपने आप को छुड़वाने में सक्षम हुई तो उन्होंने पुलिस को फोन किया और क्या कुछ कहा स्वाति ने, और अब इस मामले में तमाम नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मालीवाल के बयान के आधार पर पुलिस ने विभव कुमार पर धारा 308, 341, 323, 354B, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और इससे पहले इस मामले में दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल के घर पर भी पहुंची थी। दिल्ली पुलिस वर्तमान में विभव कुमार को तलाश रही है। विभव को आखिरी बार 16 मई 2024 को लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के साथ देखा गया था। स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब दिल्ली पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। तो वहीं अब पुलिस विभव कुमार को ढूंढने के लिए अपनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने इस मामले में 10 टीमों को लगाया हुआ है। आपको ये भी बता दें कि इस मामले की जांच के लिए पुलिस और फॉरेंसिक टीम आज दिल्ली सीएम हाउस भी गई, और इस मामले पर अब तक केजरीवाल की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। और इसी चुप्पी पर हमला करते हुए और स्वाति के साथ हुई बदसलूकी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा द्वारा केजरीवाल को घेरा जा रहा है। The fact that स्वाति मालीवाल 3-4 दिन तक उनके कंप्लेंट पुलिस में दर्ज नहीं की, उसका मतलब यही हुआ कि हाई लेवल पर उनके ऊपर दबाव था। ये बहुत बुरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने ही ये सब इंजीनियर किया था। ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी का दायरे में अरविंद केजरीवाल को भी लाना चाहिए। स्वाति मालीवाल विवाद से आम आदमी पार्टी ही नहीं, इंडी गठबंधन के सहयोगी दल भी मुश्किल में आ गए हैं। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से बच रही है। 16 मई को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव दोनों नेता स्वाति मालीवाल विवाद पर कोई टिप्पणी करने से बचते नजर आए। आज 17 मई को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के द्वारा बार-बार सवाल करने के बाद भी कांग्रेस राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, और इस विवाद का साया दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार पर भी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, खबर आपने देखी। खबर में पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी देख लीजिए। हमारा प्रश्न आपसे था, केजरीवाल की चुप्पी में है कोई गहरा राज, ये हमारा प्रश्न था। तो देखिए, राज है कि नहीं, ये 92% 92% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 8% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो ये आप देखिए, आपके नतीजे आप ही को हम दिखा रहे हैं। जनमत आपका शो है जहां पर आप हर पोल पर भाग ले रहे हैं और उसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। तो स्वाति मालीवाल से जो बदसलूकी हुई है, केजरीवाल की चुप्पी में कोई गहरा राज छुपा है। जनता जनार्दन सब जानती है। जनता का मत जनमत में हम आपको दिखाते हैं और ये रिएक्शन आप यहां पर देख पा रहे हैं।
जनमत में अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, जिन्होंने बचे हुए 3 चरणों के चुनावी अभियान को जीतने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां और बयानों का दौर जारी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में नजर आए, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम ने रामलला, इंडी गठबंधन, योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर और ममता बनर्जी के साथ साथ ममता की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जिसमें ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कही थी। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। 2024 के इस चुनावी संग्राम में आधे से अधिक की लड़ाई खत्म की जा चुकी है। 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बाकी 3 चरणों के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और बयानों का दौर और तेज हो गया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की एक रैली में विपक्ष पर जो बयान दिया, उसने विपक्ष के राम विरोधी चरित्र को और उजागर कर दिया है। जहां पीएम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि सपा कांग्रेस वाली सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। यही नहीं, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। बाराबंकी में अपने संबोधन के दौरान पीएम ने इंडी गठबंधन पर भी करारा हमला बोला, जहां उन्होंने इंडी गठबंधन की एकता के धागे खोलते हुए ममता बनर्जी के उस बयान पर भी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने इंडी गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कही थी, जिस पर पीएम मोदी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पद को लेकर विपक्षी मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं। हमारे समाजवादी शहजादे अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। अरे बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। इंडी गठबंधन की एक और पार्टी ने दूसरी को कह दिया है, खबरदार, जो हमारे खिलाफ पंजाब में बोला, पीएम पद को लेकर भी सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं। 2024 के चुनावी रणक्षेत्र जैसे जैसे अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है, विपक्ष पर पीएम मोदी के हमले और तीव्र होते जा रहे हैं। जहां बीजेपी की ओर से न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि अन्य बीजेपी के नेता भी कांग्रेस आदि अन्य विपक्षी दलों को घेरने में लगे हुए हैं, जिसका पलटवार करने में इंडी गठबंधन फिलहाल असफल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। खबर को आपने देखा, खबर की गंभीरता को भी समझा। अब खबर पर हमने जो पोल के माध्यम से, क्योंकि जनमत कार्यक्रम में आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं, हमारा प्रश्न देख लीजिए। विपक्षी सरकार में राम मंदिर पर चल सकता है बुलडोजर? 29%, लगभग 30% लोग मानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन 71% लोग इस डर में हैं। लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि यह आरोप प्रधानमंत्री की तरफ से लगा दिया गया है। बाराबंकी में पीएम मोदी गरजे हैं सपा और कांग्रेस पर और निशाना साधते हुए कह दिया है कि बहुत कुछ हो सकता है अगर दूसरी सरकार हो। एक भविष्यवाणी की, एक ऐसी भविष्यवाणी जो शायद कांग्रेस आदि अन्य विपक्षी दलों को पसंद ना आए। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये कहा है कि 2024 के साथ साथ 2029 में भी मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब एक और जहां 2024 के इस चुनावी रण को जीतने के लिए विपक्ष अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है, ऐसे में बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान
क्या विपक्ष के चुनावी भागीदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल अपनी बिहार की रैली में विपक्ष पर कुछ ऐसे ही सवाल खड़े किए थे। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहना चाहता हूं कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और स्पष्ट रूप से और कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती। इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। 2024 के इस चुनावी संग्राम में विपक्ष के विरुद्ध कुछ ऐसे ही तीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चलाए थे, जिन्होंने कल बिहार में अपनी रैली के दौरान गौ तस्करों और गौ हत्या करने वालों को सख्त संदेश दिया था, जहां उन्होंने गौ हत्यारों को उल्टा लटकाने की बात कही थी। एक ही संस्कृति, बीच में से नदी जाती थी, अटल जी ने पुल बनाकर इसको जोड़ा और मोदी जी ने रेलवे बनाकर उसको समाप्त कर दिया। मिथिलांचल को एक करने का काम हमने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, इस क्षेत्र में मैं पहले दौरा करने आया था। बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। ये सीता माता की भूमि है, यहाँ गौ हत्या नहीं चल सकती। ना गाय की तस्करी होने देंगे, ना गाय की हत्या होने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का वादा है। यही नहीं, बिहार के सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में राम मंदिर की तरह भव्य माता सीता मंदिर के निर्माण की भी बात कही। भाइयों बहनों, सबसे पहले जब मैं आया हूं तब एक बात स्पष्ट कर देता हूं, मोदी जी ने 500 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे। बाबर के जमाने में राम मंदिर को तोड़ा गया। मुझे बताओ सीतामढ़ी वालों, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी जदयू ने सपोर्ट किया। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी कई साल तक राम मंदिर के प्रश्न को लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी को बिहार वालों आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और मित्रों, वहां मोदी जी ने नारा दिया, वो जय सिया राम का दिया। संघर्ष का नारा जय श्री राम था। मोदी जी ने आगे मां सीता को जोड़कर भक्ति और समर्पण का नारा दिया, जय सिया राम। और भाइयों बहनों, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती थी, ये लालू जी, इनके बेटे खड़गे जी, राहुल बाबा, सबको निमंत्रण दिया गया। कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। आप सीतामढ़ी वालों पूछना जरा, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए मालूम है? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। मोदी जी ने अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनाया, एक काम पूरा हुआ, अब काम बाकी है मां सीता की जन्मभूमि पर महान स्मारक बनाने का काम। और ये जो अपने आप को
राम लल्ला के मंदिर से दूर रखे हैं, वो नहीं बना सकते। सीता माता का भव्य, उनके त्याग, समर्पण, तपस्या और आदर्श पूरे देश की महिलाओं के रखने वाले जीवन का, इनके अनुरूप स्मारक अगर कोई बना सकता है, मंदिर कोई बना सकता है, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल भारत, न केवल बिहार, न केवल पूर्वांचल, मिथिलांचल, पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र हमारा सीतामढ़ी बने, ऐसा भव्य मंदिर बनाने का काम है। लोकसभा के इस चुनावी दंगल में बीजेपी नेताओं के इन वादों और बयानों का असर चुनाव पर कितना पड़ता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये सच है कि फिलहाल एनडीए के आगे इंडी गठबंधन पस्त नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खबर आपने देख ली और इसी पर हमने पोल के माध्यम से आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो प्रश्न पूछा वो भी देख लीजिए। गौहत्या पर सरकार को बनाना चाहिए सख्त कानून, बार बार हम भी ये मांग उठाते हैं, तो 96% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, 4% लोग जो है वो ना में जवाब दे रहे हैं। 96% बहुमत, प्रचंड बहुमत चाहता है गौहत्या पर सरकार को बनाना चाहिए सख्त कानून। जनमत में अब बात करते हैं संदेश खाली मामले से जुड़े एक ऐसे षड्यंत्र की, जिसमें इस मामले से जुड़ी एक हिंदू महिला ने एक ऐसा बड़ा खुलासा किया है जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि संदेश खाली मुद्दे को दबाने के लिए और दुष्कर्मी शेख शाहजहां को बचाने के लिए ममता सरकार और टीएमसी गुंडों ने किस हद तक कोशिश की थी। दरअसल इस पूरे प्रकरण पर इस मामले से जुड़ी अन्वेषा मंडल नाम की एक हिंदू महिला ने अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसने संदेश खाली मामले को दबाने के लिए टीएमसी गुंडों के कुकर्मों का खुलासा किया है। आपको बता दें कि अन्वेषा मंडल संदेश खाली मामले से जुड़ी गवाह थी, जिसने संदेश खाली मामले से जुड़े दुष्कर्मी शेख शाहजहां समेत उन तमाम टीएमसी से जुड़े कुकर्मियों के कुकर्म को काफी करीब से देखा था। इसलिए अन्वेषा मंडल को खत्म करने के लिए टीएमसी के गुंडों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसको जान से मारने के लिए टीएमसी के गुंडों ने पहले उसका अपहरण किया, उसका हाथ, उसके पैर, मुंह बांध दिए और जब इस महिला की खोज शुरू हुई तो खुद को फंसता देख टीएमसी के गुंडे अन्वेषा मंडल को तालाब में फेंककर भाग गए। आप स्वयं सुनिए इस हिंदू महिला की आप बीती कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था। আমাদের বাইরে কুকুর ডাকছিল বলে আমি বাইরে বেরিয়েছিলাম। বাইরে বেরোনোর পর কেউ এসে মুখটা চেপে ধরে, তারপর আমি কিছুই কাউকে চিনতে পারিনি। না চিনতে পারার পর আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেছে, আমি পুকুরের খোলে পড়ে গেছি। ওখান থেকে আবার টেনে নিয়ে আমাদের মাঠের অফ সাইডে ঘেরির আমাদের ওইখানে যখন আমার মেয়ে মা মা করে ডাকছে তখন মুখটা বেঁধে দিয়ে ওইখানে কুকুর চেঁচামেচি করছে, তখন আমাকে ওইখানে ফেলে দিয়েছে। তখন আমি ভয়ের ত্রাসে ওইখানে পড়ে গেছি। তারপরে উঠে আমি যখন ডাকছি তখন সবাই খোঁজাখুঁজি করছে। তারপরে আমি আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে সাইডের দিকে এসেছি। আসার পর তখন বাড়ির লোক এসে আমি কান্নাকাটি করছি, তখন সবাই বাড়ির চারিদিকে শব্দ হচ্ছে শুনে সবাই বেরিয়েছে। বেরোনোর পরে বলছে যে সন্দেশখালী যাবতীয় ঘটনা যা হয়েছে এসব মিথ্যে, তোমাকে কোর্টে গিয়ে বলতে হবে এবং যদি এইটা দিলীপ মল্লিকের হাতে এনাকে তুলে দেওয়া যায় তাহলে সন্দেশখালীর সব ঘটনা সমস্যার সমাধাन हो जाए। तो देखिए गवाही दे रही है ये महिला, बता रही है इसके साथ क्या बीता। हमने स्क्रॉल के माध्यम से आपको जो ट्रांसलेशन है उसमें समझाया। हमारी खबर पर जो पोल हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर पूछा, वो पोल भी आप देखिए। टीएमसी में भरे पड़े हैं गुंडे और गुनहगार, ये हमारा प्रश्न था, तो 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 9% लोगों ने ना में जवाब दिया है। लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि टीएमसी में भरे पड़े हैं गुंडे और गुनहगार। जनमत में अब बात करते हैं मदरसों की, वो मदरसे जो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं, फिर वो चाहे मदरसों से आने वाली मौलानाओं के दुष्कर्म की खबर हो या मदरसों में दी जाने वाली हिंदू विरोधी जिहादी शिक्षा। लेकिन इस बार बिहार के छपरा का एक मदरसा अपने विस्फोट को लेकर विवादों में है, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी टिप्पणी से एक नई राजनीतिक और धार्मिक बहस छेड़ दी है।
आपको बता दें, बीते दिनों बिहार में छपरा जिले के मोती राजपुर स्थित एक मदरसा में ब्लास्ट की घटना सामने आई थी। इस ब्लास्ट में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं मदरसे में हुए उस ब्लास्ट के कारण मदरसे के मौलाना इमामुद्दीन की मौत हो गई। इसके साथ ही मदरसे में पढ़ने वाला एक बच्चा नूर आलम भी घायल हो गया। वहीं अब मदरसे में हुए इस विस्फोट ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मदरसे में बम बनाने की शिक्षा दी जा रही थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो मदरसे से ही ऐसी आतंकी खबरें सामने क्यों आती हैं? क्यों ऐसा ही सवाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी खड़ा कर रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने पूछा कि भाई आखिर ऐसा क्या है। आइए आपको उनको भी सुनाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा है और छपरा की घटना वही हो रहा है। पहले भी कहा था, बुड़के की आड़ में लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं और इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मदरसा आज साबित हो गया, एक बार नहीं कई बार साबित हुआ है। लेकिन लालू जी, कांग्रेस जैसे लोगों को तुष्टीकरण का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए नहीं दिखाई देता। गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे और मदरसों को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे थे। हमने पोल के माध्यम से आपसे एक प्रश्न पूछा है, प्रश्न सुन लीजिए। मदरसों में दी जाती है आतंकी शिक्षा, ये हमारा प्रश्न था। 91%, 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 9% लोगों ने ना में। लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि मदरसों में आतंकी शिक्षा दी जा रही है। ये हमारे नहीं, आपका कहना है। चलिए जनमत में अब बात करेंगे अगले बड़े मुद्दे की, जो है केरल में हो रहे बॉम्ब ब्लास्ट। जी हाँ, बड़ी हैरानी की बात है, केरल में आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं लेकिन कोई आरोपी पकड़ा नहीं जाता, और यदि कोई पकड़ा भी जाता है तो बड़ी जल्दी आसानी से उसे रिहा कर दिया जाता है। आपको बता दें, केरल में साल 2016 से सीपीआईएम की कम्युनिस्ट सरकार है। कम्युनिस्ट जिस केरल मॉडल का हवा खड़ा करते हैं, उस केरल में जून 2016 से अगस्त 2022 तक के मौजूदा आंकड़ों में सीपीआईएम के राज में 431 बम धमाके हो चुके हैं। खास बात यह है कि वामपंथी सरकार के 6 सालों में 431 मामलों में से किसी एक मामले में भी आतंकियों को कोई सजा नहीं हो पाई। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या केरल की वामपंथी सरकार खुद की बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को बचाकर उन्हें पालने का काम कर रही है? आइए इस पर जो विश्लेषण है, विश्लेषण के साथ समझते हैं इसको, और हमारी स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से देखिए और मामले की गंभीरता को समझिएगा। ऑनलाइन मनोरमा की रिपोर्ट के मुताबिक केरल पुलिस ने 431 बम धमाकों में से सिर्फ 162 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है। और यही नहीं, जांच में सबूतों का हवाला देते हुए 205 मामलों को तो बंद ही कर दिया गया, जबकि 2 अन्य मामलों को सबूत न मिलने का हवाला देकर बंद कर दिया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि केरल पुलिस ने ज्यादातर मामलों की जांच नहीं की, क्योंकि आरोपित सत्ताधारी पार्टी सीपीआईएम से जुड़े थे। मनोरमा की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश मामलों में शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने जांच टीमों पर दबाव डाला कि वो केस में ढंग से जांच न करें और न ही सबूत प्रस्तुत करें। आतंकी हमलों के अलावा इस रिपोर्ट में गुंडा हमलों की भी जानकारी दी गई है। गुंडा हमलों के 150 मामलों में से 142 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई, जिसमें 6 को बरी कर दिया गया था, जबकि सिर्फ 5 अपराधियों को सजा हुई। आपको बता दें कि केरल में गुंडा शब्द का इस्तेमाल उन मामलों में किया जाता है जिसमें कोर्ट ने किसी को दोषी पाया हो या केरल के सक्षम अधिकारी द्वारा केरल असामाजिक गतिविधियों में अधिनियम 2007 के केस में उन्हें शामिल पाया गया हो। और ऐसे मामलों में सिर्फ 10 मामले सामने आए जिसमें आरोपी बम बनाते पकड़े गए, जिसमें से 5 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई, जबकि 2 मामलों को बंद कर दिया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि टॉप पुलिस अधिकारियों ने इन मामलों को दबाने में दिलचस्पी दिखाई और जांच टीमों पर दबाव बनाया कि वो कोर्ट में पुख्ता सबूत न पेश करें। इस तरह का एक हालिया मामला भी सामने आया है, जिसमें केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक एसआई सभी हिस्ट्री शीटरों तक पहुंचा और उनसे पुलिस स्टेशन में आकर रजिस्टर पर साइन करने का अनुरोध किया। ये पूरा घटनाक्रम लोकसभा चुनाव के बीच सामने आया है, जहां सीपीआईएम केरल में सुशासन का दावा करती है और अपने दावों को सही ठहराने के लिए भ्रामक केरल मॉडल का प्रचार करती है। आपको ये भी बता दें कि मौजूदा समय में केरल राज्य गहरे फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जहां इस्लामी कट्टरपंथ के बढ़ते मामलों के बीच सरकार अपने सबसे बड़े वोट बैंक पर ठोस कार्रवाई से पीछे हट रही है। और यही वजह है कि राज्य की हालत और भी खराब होती जा रही है।
जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या केरल की वामपंथी सरकार अपना वोट बैंक साधने के लिए बॉम्ब बनाने वाले को बचाकर उन्हें पालने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, खबर आपने देखी और गंभीरता को भी समझा, और खबर पर जो पोल था वो भी आपको बता देते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को पाल रही है क्या केरल सरकार, यह हमारा प्रश्न था। एनालिसिस आपने देखा, विश्लेषण देखा, खबर को समझा। अब ये देखिए उत्तर क्या है। उत्तर है 93% लोग ये मानते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को पाल रही है केरल सरकार। 93% बहुमत, प्रचंड बहुमत इस बात को मानता है। 7% लोग ये कहते हैं कि नहीं, लेकिन बहुमत का, जनता का मत, जनता का ये कहना है कि जी हां, बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को केरल सरकार पाल रही है। तो बार बार आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आइए और #JNMAT इसको आप फॉलो करेंगे, जनमत भी टाइप करेंगे, सीधा यहां पर आ जाएंगे और हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग ले सकते हैं। चलिए, खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर आपको बता दूं, कन्हैया कुमार से जुड़ी है, कांग्रेस के नेता, और क्या हुआ है उनके साथ वो हम आपको बता दें। कन्हैया कुमार की पिटाई हो गई है। जी हां, कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार, कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार से मारपीट हुई है और यह वीडियो भी वायरल हो चुका है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी तो वो है ही, और चर्चा में रहे हैं, विवादों में रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ये इनकी पिटाई हुई है। पिटाई आप देखिए कन्हैया कुमार की, काफी खबरें आ रही हैं कि काफी चोटिल हुआ है, शायद दांत भी टूटे हैं। और ये पिटाई का वीडियो आप देख सकते हैं। ब्रह्मपुरी वार्ड संख्या 229 में ये पिटाई की खबर सामने आई है, जहां पर कन्हैया कुमार को पीटा गया है लोगों के द्वारा। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान इनकी जम के पिटाई हुई है। टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर इनको कहा जाता है, कन्हैया कुमार को, और इनकी जोरदार पिटाई की ये तस्वीरें अब तो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव सुदर्शन न्यूज पर। सुदर्शन न्यूज पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी की, यानी कन्हैया कुमार की पिटाई की वीडियो। और सागर कुमार हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सागर, पिटाई की वीडियो दिखाई दे रही है, अच्छे से पिटाई हुई है, जोरदार पिटाई हुई है। क्या गलती कर दी थी इन्होंने, कोई ऐसा बयान दे दिया था क्या? और सुना है कि काफी कुछ जख्म भी आए हैं, दांत भी टूटे हैं, खबर ऐसी बड़ी आ रही है। सागर, शिवम, ये कोई आज का मैटर नहीं है। ये जब ये बिहार से चुनाव लड़े थे और जब ये जेएनयू के अंदर अपने आप को बताते थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये उस समय इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना हुआ करते थे, देश के टुकड़े करना चाहते थे। उस समय इन्होंने कहा था सेना के ऊपर भी कई अपमानजनक, हम टीवी स्क्रीन पर बता भी नहीं सकते, इतने अभद्र भाषा का इन्होंने हमारी भारतीय सेना का अपमान किया था। पहले ये बिहार से चुनाव लड़े थे, वहां से बुरी तरह से हारे थे ये। अब ये दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा का इनको इंडी गठबंधन जो है, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, उनकी तरफ से ये प्रत्याशी हैं, जिनके सामने बीजेपी के मनोज तिवारी हैं। आज ये कई जगह पर सभा करने के लिए दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गए थे। सुबह सुदर्शन न्यूज ने दिखाया था कैसे इनको और इनके जो समर्थक थे वो रोड शो कर रहे थे, उनको वहां से खदेड़ा गया था, वहां से भगाया गया था। शाम होते होते भी इनकी एक जगह पर सभा चल रही थी, जहां पर इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार, वो एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। वहां पर ही कई जो बताया जा रहा है कि जो गोरक्षक बताए जा रहे हैं, वो लोग जो थे वो गोरक्षक भी वहां पर मौजूद थे, और गोरक्षकों ने इनकी जो तस्वीरों के अंदर सामने है, वो माला लेकर गोरक्षक आए थे, और उसके बाद कई थप्पड़ और कई घुसे जो हैं वो कन्हैया कुमार को मारने की खबर आ रही है, जिसमें दांत पर काफी चोट की खबर है कन्हैया कुमार की। अभी हमारी गोरक्षकों से जब जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो मिल रही है कि वो आखिर आपने ऐसा क्यों किया। लोकतंत्र के अंदर सबको लड़ने का हक है, वो कन्हैया कुमार हो, मनोज तिवारी हो, कोई भी है। तो उन सभी गोरक्षकों ने ये कहा कि जो भी देश को तोड़ने की बात करेगा, जो भी हमारी सेना का अपमान करेगा, हम इसी तरह से उसका मुंह तोड़ते रहेंगे, इसकी चाहे हमें किसी भी तरह की सजा मिलने के लिए सरकार या प्रशासन हमें दे। तो कुल मिलाकर इलाके की जनता जो है वो इस बात से परेशान है, इस बात से गुस्से में काफी दिखाई दे रही है कि इन्होंने
कन्हैया कुमार जो जेएनयू के अंदर पढ़ता था, कभी दिल्ली के अंदर ही, उसने टुकड़े टुकड़े गैंग का ये सरगना रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है। सेना के ऊपर इन्होंने अलग तरह के से अपमान की, कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं और भी बहुत सारे चीजें जो थे, उसका ही नाराजगी का ये नतीजा है जो आज सभा के अंदर इनकी पिटाई की गई है कन्हैया कुमार की, और अलग अलग जगह पर इनको खदेड़ा गया है। शिवम। बिल्कुल सागर, और तस्वीर जब मैं देख रहा हूं तो दर्शकों को ये बताऊं कि तस्वीर में देखिए, पहले जो गौरक्षकों की बात करें यहां पर कर रहे हैं सागर, तो गौरक्षकों ने पहले माला डाली और जैसे ही माला डाली वैसे ही एक थप्पड़ जोरदार मुंह पे उनके रसीद कर दिया, एक जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पे मारा और फिर ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बारिश ऐसी करी। और चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा हुआ। टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर और सरगना के, ये अब मेंबर तो क्या हूं, सरगना ही कहेंगे, आंदोलन जीवी के रूप में भी इनको जाना जाता है, और कांग्रेसी उम्मीदवार कन्हैया कुमार की ये पिटाई। तो सागर, ये जो माला पहना के पिटाई की है, एकदम एक अलग स्टाइल में इनको पीटा गया है कि भाई अंदेशा नहीं था, इनको आभास नहीं हो पाया होगा कि मेरे को ये माला पहनाने वाले हैं, केवल मेरा स्वागत करेंगे। बिल्कुल शिवम, अगर आपको याद हो, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जब उनको थप्पड़ मारा गया था जीप के अंदर, तिलक नगर के आसपास के इलाके के अंदर, वहां पर भी जो लोग आए थे वो भी जीप के पास इसी तरह से उनको माला पहनाने के लिए आए थे और उनको थप्पड़ मारा गया था। यहाँ पर भी गोरक्षकों ने ठीक उसी तरह की मॉडस ऑपरेंडी जो है वो अपनाई है, ठीक माला लेकर वहां पर, क्योंकि कन्हैया कुमार के भी करीब 100 से 150 200 लोग समर्थक उनके पास भी थे, और इसलिए इजी नहीं था, लेकिन गुस्सा जो था वो बहुत ज्यादा अधिक था। देश को तोड़ने की बात लगातार कन्हैया ने की थी, जेएनयू के अंदर सेना का बलात्कारी तक कह दिया गया था। माफ कीजिए, मैं इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं अपनी सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए, उनको इन्होंने कहा था। तो वो जो गुस्सा है, ये सारे लोग जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ही बताए जा रहे हैं जो गोरक्षक हैं। इसलिए जब अब प्रत्याशी बनाया इंडी गठबंधन ने, तो उनका गुस्सा इनके ऊपर फूटा है और इस तरह से हमला किया गया है कन्हैया कुमार के ऊपर। तो अब जरूर ये दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये देखना होगा कि कन्हैया कुमार के लिए ये चुनाव जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, क्योंकि कल ही वहां पर देश के प्रधानमंत्री बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली करने वाले, जिसमें दिल्ली के 3 सांसदों का जो प्रत्याशी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे, जिसमें खुद इसी इलाके के नॉर्थ ईस्ट के जो प्रत्याशी है मनोज तिवारी, वो भी वहां पर रहेंगे। बिल्कुल सागर हमारे साथ आप बने थे और आपने पूरी जानकारी यहां पर दी, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कन्हैया कुमार को जोरदार तरीके से पीटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी खबरों का रुख करते हैं। जनमत में बात करेंगे हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन को आज फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन शोधन घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली। दरअसल सोरेन ने हाल ही में कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खुद के लिए जमानत मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में अब अगली तारीख दे दी है। सुप्रीम कोर्ट अब सोरेन की जमानत याचिका पर 21 मई को सुनवाई करेगा। इससे पहले अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से 17 मई तक जवाब मांगा था। 13 मई को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुरू में मामले की सुनवाई 20 मई को सूचीबद्ध की थी, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा और अगर मामले में लंबी तारीख दी गई तो वह पक्षपात का शिकार हो जाएंगे, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 17 मई के लिए निर्धारित कर दी। सिब्बल ने सोरेन का पक्ष रखते हुए पीठ को बताया था उनका मामला भी अरविंद केजरीवाल के आदेश के हूबहू है और उन्हें भी प्रचार अभियान के लिए जमानत की जरूरत है। आपको बता दें कि सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने 3 मई को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया। सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर अदालत का फैसला आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम यानी इंटरिम बेल, जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है, वो मांगी थी। शीर्ष अदालत ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन हेमंत सोरेन के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अब इस खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न पूछा। वो प्रश्न आपको बता दें, हेमंत सोरेन को भी मिलनी चाहिए चुनाव प्रचार के लिए बेल। तो देखिए, मिलनी चाहिए बेल, 61% लोग ऐसा मानते हैं, हाँ मिल जानी चाहिए, लेकिन लगभग 40% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। तो प्रचार के लिए बेल मिलनी चाहिए, 61% लोग मानते हैं। तो जैसा आप वोट कर रहे हैं वैसा आपको दिखा रहे हैं, ये आपका मत है और ये आपकी बात है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का एक मुख्य मुद्दा, बड़ा मुद्दा, एक व्यक्तित्व से आपकी
अवगत कराएंगे, आपको उनसे मिलवाएंगे, उनका 1-to-1 सुनाएंगे। जनमत में अब बात करते हैं मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की। आपको बता दें कि बैरकपुर लोकसभा के हालिशपुर में बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह के लिए प्रचार प्रसार में सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे, जहां मिथुन चक्रवर्ती को देखने के लिए हजारों की भीड़ नजर आई। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि यह भीड़ सिर्फ एक एक्टर को देखने के लिए नहीं, बल्कि यह भीड़ बीजेपी के लिए आई है और बीजेपी का बंगाल में आना बहुत जरूरी है। इस दौरान सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने सुदर्शन न्यूज की पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ यानी संगीता झा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। क्या लग रहा है आपको, बैरकपुर लोकसभा में आए हुए हैं, इतनी सैकड़ों की संख्या? यही देख रहा हूँ कि सिर्फ सर ये जन समुद्र है और ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है, एकदम पॉजिटिव। मैं एक्टर आदमी हूँ, मैं खाली बॉडी लैंग्वेज देखते रहता हूँ, समझ जाता हूँ क्या बोलते हैं लोग। राजनीति के तौर से अगर देखा जाए तो ये भीड़ कितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी? देखिए इतनी गर्मी में 40, 45 डिग्री सेल्सियस में, छोड़िए ये औरतें बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर दिल से नहीं आएंगे तो इनका आने का कोई मतलब थोड़ी है, और दिल से नहीं होगा तो कोई नहीं आएंगे। ये सब दिल से आए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जगह जगह आप गए, कई लोकसभा क्षेत्रों में गए, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी का प्रदर्शन कितना अच्छा होगा इस लोकसभा में? मैं जहाँ गया हूँ, मैं तो पूरा नहीं किया अभी तक, जिधर गया हूँ हर जगह वेरी पॉजिटिव वाइब्स, पहले से ज्यादा पॉजिटिव है। अभी देखना है कि कितने हम लोग लेके आते हैं, लेकिन मैं नहीं बोल सकते सब चीजें, इसे सब राजनीतिक पंडित लोग बोल सकते, मैं नहीं। दादा क्या लग रहा है, काफी ज्यादा भीड़ है क्या? ये मतलब ये जो जन समुद्र हम जो देख रहे हैं, खर्चा करने के लाने वाली भीड़ नहीं है, ये महागुरु के दर्शन की भीड़ है। और महागुरु जिधर रहेंगे वो चुनावी समीकरण उधर ही चला जाए। तो हम लोकसभा में देख सकते हैं एक अच्छा रिजल्ट बीजेपी को मिलेगा, दिखाई तो यही दे रहा है। बैरकपुर तो जरूर जीतेंगे हम लोग और अच्छा रिजल्ट भी आएगा। जी थैंक यू। तो आपने सुना, हमारे साथ थे मिथुन चक्रवर्ती और साथ ही अर्जुन सिंह से भी हमने बात किया। तो मिथुन चक्रवर्ती का कहना है कि ये जो सैकड़ों की जो भीड़ है, ये सिर्फ भीड़ देखने के लिए उन्हें नहीं आई है। जब वो एक एक्टर है, एक्टर होने के बावजूद भी राजनीति से हटकर अगर बात की जाए तो ये भीड़ वोट में भी परिणत होगी, यही कहना था उनका। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजीव मंडल के साथ मैं संगीता झा, कोलकाता। तो आपने सुदर्शन न्यूज पर एक्सक्लूसिव मिथुन चक्रवर्ती जी को सुना। यहाँ पर पश्चिम बंगाल से भी हमारी लगातार कवरेज आप देख सकते हैं। सारी स्टेट से हमारी खबरें जो कवरेज है लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।